Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding stress and coping in elder patients. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज स्ट्रेस एंड कॉपिंग। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? कोई भी अगर हम एक्स्ट्रा कोई भी टेंशन ले लेते हैं या फिर कोई भी चीज़ जो है वो दिमाग में चलती रहती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है? स्ट्रेस का रीज़न बन जाती है। और कॉपिंग क्या होता है? जो स्ट्रेस हो रहा है किसी भी पर्सन को, उससे जो मैनेज जो करना है उसको हम क्या कहते हैं? कॉपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज द बॉडी रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस ट्रिगरिंग अ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन। स्ट्रेस क्या है? ये हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है कोई भी हमारी लाइफ में, डेली एक्टिविटी की लाइफ में जो है वो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? फिजियोलॉजिकल जो है हमारी बॉडी जो है वो ट्रिगर कर रही है, या फिर साइकोलॉजिकल कोई रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, जैसे हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिसकी वजह से नींद वगैरह जो आना जो है वो बंद हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। कॉपिंग क्या होता है? कॉपिंग रिफर्स टू द एफर्ट्स इंडिविजुअल मेक टू मैनेज, रिड्यूस और टॉलरेट स्ट्रेस। कॉपिंग क्या होता है? जो इंडिविजुअल है, जो पर्टिकुलर पर्सन जो है जिसको स्ट्रेस हो रहा है, उसको जो है वो दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो भी चीज़ें जो वो करता है, जो भी एफर्ट्स जो वो डालता है उसको मैनेज करने के लिए, वो कम हो जाए या फिर उसको टॉलरेट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? कॉपिंग कहते हैं। इफेक्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज कैन वेरी इंक्लूडिंग इमोशनल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव अप्रोचेज। जो इफेक्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, मैकेनिज्म जो होती हैं, ये डिपेंड करती हैं, ठीक है, वेरी करती हैं, डिफरेंट तरीके की होती हैं। जैसे इमोशनल हो गई, इमोशनल कॉपिंग मैकेनिज्म हो गई, बिहेवियरल हो गई, या फिर कॉग्निटिव अप्रोचेस जो है वो हो गए। इसके लिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या मैकेनिज्म होती हैं, क्या चीज़ें जो है हम कैसे करके स्ट्रेस जो है वो एक एल्डर पेशेंट के अंदर जो है वो दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। इसमें क्या करना होगा? जो भी इंडिविजुअल है, जो भी ओल्ड पर्सन है, उसका स्ट्रेस का रीज़न जो है वो आइडेंटिफाई करना है। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, फिजिकली जो हो सकता है, इमोशनली जो हो सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेबल हो सकता है, तो वो उसका पर्सन का जो है वो स्ट्रेस जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर रीज़न क्या है स्ट्रेस के पीछे। आइडेंटिफाई हेल्थ रिलेटेड कंसर्न, सोशल आइसोलेशन और चेंजेस इन डेली रूटीन एज पोटेंशियल स्ट्रेस ट्रिगर। हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में हमें पर्सन का जो है वो क्या क्या कर रहा है, वो उसकी वजह से कि वो अलग हो रहा है, डेली रूटीन एक्टिविटी में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, क्या चीज़ें नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो हम पता करेंगे कि ये स्ट्रेस जो है उसकी लाइफ को कैसे करके ट्रिगर कर रहा है। नेक्स्ट वन, हेल्थ असेसमेंट करना है हमें। हेल्थ असेसमेंट में हमें करना है कि उसका पूरा इवेल्युएट करेंगे, क्या एज है, क्या हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो देखने के लिए मिल रहा है, उसको कोई और अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकल कोई इलनेस तो नहीं हो रही, वो सारा चीज़ें जो है हम पता करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कोई इलनेस जो है वो क्रोनिक कंडीशन जो है उसमें हो रही है, तो उसमें अगर उसको हो रहा है तो वो हम उसका रूट कॉज वगैरह जानने की कोशिश करेंगे, क्या डिजीज़ कंडीशन वगैरह जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है हम स्ट्रेस की कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड करेंगे कि हम क्या चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सोशल सपोर्ट सिस्टम। सोशल सपोर्ट सिस्टम भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है जब एक पर्सन जो है वो ओल्ड एज में जाता है, तो फैमिलियल रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम डेवलप कराएंगे, उसके सोशल नेटवर्क्स वगैरह जो है वो हम डेवलप कराएंगे, ताकि इतना लोगों में उठे बैठे और अपना जो है वो स्ट्रेस जो है वो लोगों को बता के या फिर चीज़ों को जो है वो करके वो है वो उसको दूर कर सके। इनकरेजिंग एक्टिव एंगेजमेंट विद फ्रेंड्स, फैमिली और सपोर्ट ग्रुप्स टू इनहेंस इमोशनल वेलबींग। जो पर्सन होगा उसका एक्टिव एंगेजमेंट कराएंगे, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, सपोर्ट ग्रुप्स हो गए उनके संग में, ताकि उसकी इमोशनल वेलबींग जो है उसको जो है वो मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट वन है कॉग्निटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज। कॉग्निटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज में क्या करना है? उसकी पॉजिटिव थिंकिंग जो भी है उसको हम प्रमोट करेंगे, और जो भी उसके निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको जो है हम उसको रिफ्रेम करने की कोशिश करेंगे, रिफ्रेम करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इनकरेजिंग माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक टेलर टू द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज द एल्डरली। हम उसको माइंडफुलनेस की टेक्निक वगैरह दिलवाएंगे, ठीक है, ताकि उसका जो भी स्ट्रेस वगैरह जो आ रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। उसको डिफरेंट तरीके की टेक्निक बताएंगे कि मेडिटेशन वगैरह करके, या फिर डिफरेंट कोई भी मसाजिंग वगैरह, ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं कि उसके स्ट्रेस को जो है वो कम किया जा सके, तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है एल्डरली पर्सन की वो इम्प्रूव हो सके और वो स्ट्रेस उसका कम हो सके। इसलिए उसका क्या करना है? चीज़ें जो है उसकी रिफ्रेम करनी है।
नेक्स्ट वन फिजिकल एक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। उसको फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, जैसे कि एक्सरसाइज कर सकता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। जो भी ओल्ड एज पर्सन के लिए सजेस्टेबल एक्सरसाइज होती हैं वो करवाई जा सकती हैं। माइंडफुलनेस वगैरह करने के लिए उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं वो कराते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, जेंटल योगा हो गया, ताकि उसकी कॉपिंग मैकेनिज्म वगैरह जो है उसके स्ट्रेस को दूर किया जा सके और उसको जो है उसकी कॉपिंग मैकेनिज्म को इन्हेंस किया जा सके। अडेप्टेशन ऑफ डेली एक्टिविटीज़, जो भी उसकी लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो हमें अकोमोडेट करना है, ताकि जो भी अगर उसको कोई फिजिकल लिमिटेशन है, जैसे वो चल नहीं पा रहा सही तरीके से, ठीक है, तो वो उसको जो है वो अडेप्ट कर सके और उसके लिए जो भी चीज़ें की जा सकती हैं कि वो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ कर सके, उसके लिए हमें वो चीज़ें जो है वो करनी है। इनकरेजिंग द अडॉप्शन ऑफ हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ दैट ब्रिंग जॉय एंड पर्पस। उसको ऐसी हॉबीज़ जो हैं, जैसे उसको फिजिकल लिमिटेड पर्सन अगर हो रखा है तो उसको ऐसी हॉबीज़ डेवलप कराएंगे, जैसे रीडिंग, राइटिंग अगर वो कर सकता है, ठीक है, कोई भी बुनाई वगैरह अगर वो कर सकता है, स्टिचिंग वगैरह कर सकता है, तो बैठे बैठे वो चीज़ें कर सके, तो उसकी लाइफ में जो है वो जॉय और पर्पस ला सके, ऐसी एक्टिविटीज़ करानी है। नेक्स्ट में उसको काउंसलिंग देनी है, उसको साइको एजुकेशन देनी है, ताकि वो भी जो चीज़ें जो आ रही है उसकी लाइफ में आ रही है उसको वो है वो मैनेज कर सके, स्ट्रेस को वो अपने मैनेज कर सके। ऑफरिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू काउंसलिंग, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है काउंसलिंग के थ्रू, उसका जो भी इमोशनल चैलेंजेज उसकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर वो फैमिली से दुखी है या फिर कोई भी चीज़ें जो आ रही हैं, तो उसके जो भी इमोशनल चैलेंजेज उसको लाइफ में कोई छोड़ के चला गया है, ऐसे कोई भी चैलेंजेज आ रहे हैं, तो उसको एजिंग के साथ साथ जो है उससे हमें कोप अप कराना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मेडिकेशन का मैनेजमेंट करना है, अगर कोई भी उसको मेडिकेशंस वगैरह चल रही है जो भी अगर नहीं रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक है, अगर वो ले रहा था अगर उसको नहीं देना है, ठीक है, या फिर उसको रिक्वायर्ड हो रही है, तो वो मेडिकेशंस उसको देनी है, ताकि वो उससे जो चैलेंजेस जो हैं उससे वो ओवरकम कर सके। जैसे उसको नींद नहीं आ रही तो हल्का स्लीपिंग पिल वगैरह अगर रिक्वायर्ड है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको स्लीपिंग पिल वगैरह के लिए सजेस्ट कर सकता है। और भी चीज़ें अगर कोई भी अगर रिक्वायर्ड हो रही हैं विद द एजिंग, बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, शुगर वगैरह अगर हाई हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी केयरफुली हमें मॉनिटर करना है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह उसकी लाइफ में ना आए, ऐसी चीज़ें उसको देनी है। collaborating with healthcare provider to ensure a balanced approach to stress management। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या करना है, एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो देना है, ताकि जो वो अपने स्ट्रेस से जो है वो मैनेज कर सके। उसको अदर लोग जो भी हेल्थ केयर टीम वगैरह है उससे कोलैबोरेट करना है, ताकि इन सारी चीज़ों से जो है वो स्ट्रेस से जो है वो ओवरकम करने में मेडिकेशंस की हेल्प लेके जो उससे स्ट्रेस से ओवरकम जो है वो कर सके। नेक्स्ट वन स्पिरिचुअल एंड कल्चरल कंसिडरेशन। उसको जो है स्पिरिचुअली जो है वो इन्वॉल्व करवाना है, ताकि स्पिरिचुअलिटी में कल्चरल बिलीफ्स जो भी वो अपनाता है, ठीक है, ताकि वो थोड़ी बहुत पूजा पाठ वगैरह करके अपने जो चीज़ें जो हैं उसको जो है अलग एक डायरेक्शन में ले सके और अपने मन को जो है वो शांत कर सके। तो वो एक कॉपिंग मैकेनिज्म होता है कि अगर वो स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होगा तो उसका फालतू की चीज़ों में जो है वो मन नहीं लगेगा, तो उसको हमें स्पिरिचुअल जो भी कल्चरल एस्पेक्ट जो भी उसमें जिसमें भी उसका बिलीफ सिस्टम हो उसको वो डेवलप कराना है। इंटीग्रेटिंग कल्चरल प्रैक्टिस एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट इनटू द कॉपिंग स्ट्रेटजीज। कल्चरल प्रैक्टिस वगैरह जो भी चीज़ें उसके उसमें की जाती हैं, अगर कोई भी पूजा पाठ ध्यान वगैरह ऐसी अगर जो भी चीज़ें करता है एज पर द उसके बिलीफ सिस्टम, उसको वो चीज़ें करने के लिए सजेस्ट करना है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट, रेगुलरली असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द जो भी इफेक्टिव कॉपिंग मैकेनिज्म जो होगी, जो भी उसके ऊपर काम कर रही होगी, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, उसका स्ट्रेस का रीज़न क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसका मॉनिटर करते रहना और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो करने हैं। स्टेइंग अट्यून्ड टू चेंजेस इन द एल्डर पेशेंट सर्कमस्टेंसेज एंड अडेप्टिंग सपोर्ट अकॉर्डिंगली। हमें उसके जो भी स्ट्रेस वगैरह जो भी रीज़न आ गया है उसके संग में हमें ट्यूनिंग जो है वो मेंटेन करनी है, ठीक है, और उसको मॉनिटर करते रहना और तब बाद में उसको जो है वो इवेल्युएट करना है कि उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने अप्लाई की हैं वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या परेशानियां देखने के लिए मिल रही हैं, तो उससे जो परेशानियां जो हैं उसको जो है वो ओवरकम कराना है, ताकि वो चीज़ों को जो है वो वेल मेंटेन्ड अपनी कर सके।